Hello everyone, welcome back again. So this is Suhel sir, as you know, from Presidency Junior College. My dear students, आप सब लोग सोच रहे हो कि सर इतना दिन के बाद दोबारा क्यों आए। असल में सच में मैं थोड़ा बिजी था, तो अभी से हम लोग डेली क्लास करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने जो पहला क्लास किए थे उस क्लास को पहले दोबारा जाके देखो और उसको अच्छी तरह से समझो, तो दोबारा ये लेक्चर समझ में आएगा। तो यहाँ पे अभी क्या पढ़ेंगे, देखो फिजिकल वर्ल्ड लेक्चर नंबर 2। जो फिजिकल वर्ल्ड का फर्स्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को दिया, किसी ने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, मुझे बहुत बुरा लगा। आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए था ना। एक ही स्टूडेंट ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, सर व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है? इसका आंसर ये है, एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस। किसी भी एक सिस्टम का डिसऑर्डरनेस को हम लोग एंट्रोपी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कंटेनर में बहुत सारा मैंने कोई एक एटम पार्टिकल्स रखा था, बहुत सारा एक मॉलिक्यूल्स, ये सब मॉलिक्यूल्स है। इसका वाइब्रेशन इनिशियली ऑर्डर्ड में था, वाइब्रेशन नहीं था। जब मैं उसको हिट दिया तो यहाँ पे इसका वाइब्रेशन इंक्रीज हुआ, मतलब डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो रहा है। एंड दिस डिसऑर्डरनेस इज नोन एज एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस। एंट्रोपी मतलब क्या होता है? डिसऑर्डरनेस। किसी भी एक सिस्टम का डिसऑर्डरनेस का नाम होता है एंट्रोपी। फॉर एग्जांपल, और दूसरा एक एग्जांपल, पॉपकॉर्न। मैंने एक बाउल पे पॉपकॉर्न रखा और नीचे उसको हीट किया। इनिशियली क्या होगा? इनिशियली सभी पॉपकॉर्न सिस्टमेटिक वे पे रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जब मैं उसको हीट करता रहूंगा तो पॉपकॉर्न का वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। तो इस हम लोग बोल सकते हैं कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। तो ये फर्स्ट लेक्चर का एक पॉइंट था कि एंट्रोपी मतलब क्या है। अभी इस लेक्चर पे हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स टेक्नोलॉजी के साथ, फिजिक्स टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के बीच क्या रिलेशन है। फिजिक्स मतलब आप लोगों को समझ में आता है, फिजिक्स का जो लॉज, सो वेरियस लॉज को मिलके हम लोगों ने कुछ टेक्नोलॉजी बनाया। जैसे फिजिक्स का बहुत सारा लॉ को लेके हम लोगों ने गाड़ी बनाया, ठीक है। फिजिक्स का आइडिया लेके हम लोगों ने गाड़ी बनाया, तो गाड़ी हुआ टेक्नोलॉजी। फिजिक्स हुआ उसका जो लॉज, जो आइडियाज, और सोसाइटी में उसका क्या हेल्प है वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। सोसाइटी का उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसी तरह टेक्नोलॉजी भी फिजिक्स को दे सकता है और फिजिक्स भी टेक्नोलॉजी को दे सकता है। सो यहाँ पे पहला देखेंगे फिजिक्स कैसे टेक्नोलॉजी को दिया। फिजिक्स का जैसे पहला अगर एग्जाम्पल मैं लूंगा तो यहाँ पे आप लोग सोच सकते हो कि चिप्स, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। चिप्स मतलब खाने का चिप्स नहीं है। चिप्स मतलब ये होता है कि बहुत सारा, जैसे एक छोटा पीस रहेगा, उसमें आप देखोगे कि किसी मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर में छोटा छोटा पीसेस रहता है। उस पीस में आपका ट्रांजिस्टर बोलो, एलईडी, उस पीस में ट्रांजिस्टर, एलईडी, डायोड, ये सब मिलके ये चिप्स बनता है। लाइट इमिटिंग डायोड जो रिमोट कंट्रोल पे रहता है ना, या आपका यहाँ पे नहीं है, मैं दिखा सकता हूँ कि जो इंडिकेटर होता है ना घर में, उसमें छोटा एक बल्ब रहता है, उसको बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, जो लाइट देता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर ये 12 में पढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसे एलईडी के जैसे एक ट्रांजिस्टर का 3 लेग होता है, ये ट्रांजिस्टर। ये सब फिजिक्स का पहला डेवलपमेंट हुआ और ये सब मिलके फिजिक्स ने बनाया लैपटॉप। उसके बाद टीवी, मोबाइल। सो यहाँ पे आपका लैपटॉप, टीवी, मोबाइल जितना कुछ है, सभी यहाँ पे फिजिक्स का आइडियाज को, सो फिजिक्स का आइडिया, उससे के बाद उसका टेक्नोलॉजी, और उसके बाद सोसाइटी में उसका क्या क्या एप्लीकेशन है हम लोग जानते हैं। मैं जिसके थ्रू आप लोगों से बात कर रहा हूँ ये भी है चिप्स, एलईडी, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर का डिवाइसेस मिलकर बनाया है। तो ये हुआ फिजिक्स। उसका दूसरा एग्जाम्पल
हम लोग अगर लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी laws of electricity and magnetism, so electricity and magnetism ये सब मिलके हम लोगों ने लॉज को पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया। कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब हम लोग आपके थ्रू जो जिससे बात कर रहे हैं ना, कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे देखो लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ये सब मिलके हम लोगों ने कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया और उसका एप्लीकेशन सोसाइटी में है कि मैं आपके थ्रू बात कर रहा हूँ। जो मोबाइल तो है यहाँ पे बना, लेकिन जो कम्युनिकेट कर रहा है ये है लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का लॉज को मिलके हम लोगों ने ये बनाया। ये हुआ आपका फिजिक्स टू टेक्नोलॉजी और उसमें सोसाइटी का क्या एप्लीकेशन है। अभी देखेंगे उल्टा मतलब टेक्नोलॉजी टू फिजिक्स। टेक्नोलॉजी टू फिजिक्स क्या देखेंगे? टेक्नोलॉजी टू फिजिक्स। सो टेक्नोलॉजी टू फिजिक्स। टेक्नोलॉजी का यहाँ पे हीट इंजन जो होता है, हीट इंजन क्या होता है? यहाँ पे हम लोगों ने घर पे देखा, एक बाउल रखा, बाउल के ऊपर में यहाँ पे एक कवर रखा और यहाँ पे नीचे ये पानी है, ठीक है। जब यहाँ पे मैं उसको हीट दूंगा तो ये हीट इंजन से ये क्या होगा, यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेगा कि वो अमाउंट ऑफ हीट लिया। हीट लेने के बाद यहाँ पे इसका वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा और उससे क्या होगा, ये ऊपर का ये ऊपर जाएगा। ये होता है स्टीम इंजन या हीट इंजन में इसी तरह यूज करते हैं हम लोग। तो हीट इंजन का जो डेवलपमेंट, पहला हीट इंजन आया, उसको समझने के लिए फिजिक्स का एक ब्रांच THERMO थर्मो DYNAMICS ये फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक्स आया, इससे हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, हीट क्या होता है। नंबर 2 इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर क्या होता है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसके पढ़ सकते हैं इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे हीट और टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ये सब। सिमिलरली और एक एग्जांपल है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन में भी थर्मोडायनामिक्स का बहुत सारा पार्ट हम लोग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स एक पूरा चैप्टर है, ये सब हम लोग पढ़ने के लिए। यहाँ पे अभी जस्ट हीट याद रखो, हीट का डेफिनेशन, टेम्परेचर का डेफिनेशन, इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन, सब डेफिनेशन हम लोग उसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हो गया टेक्नोलॉजी और उसमें सोसाइटी का जो एप्लीकेशन है। सोसाइटी में देखो हम लोग ने पहले न्यूक्लियस में बहुत सारा प्रोटॉन रहता है। ये प्रोटॉन का नंबर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये रिपल्सिव फोर्स अगर बड़ा हो जाएगा तो खुद ब खुद टूट जाता है। टूटेगा तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। उस एनर्जी को हम लोग अच्छा काम में भी लगा सकते हैं, बुरा काम में भी लगा सकते हैं। अच्छा काम ये है, मान लो मुझे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना है, उस एनर्जी से किसी चीज़ को हीट करना है, उस एनर्जी को यूज़ करके हम लोग किसी इंडस्ट्री चलाना है, तो ये कर सकते हैं। और उसका डिस्ट्रक्टिव पार्ट ये है कि हम लोग उससे न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। तो ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है हम लोग कौन सा लेंगे, एडवांटेज वाला या डिसएडवांटेज। लेकिन ये फिजिक्स का एक दान है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि फोर फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। नेचर में बेसिकली 4 तरह का फोर्स, फंडामेंटल बेसिक फोर्स है, बाकी सब फोर्स उसमें ही आता है। फोर्स मतलब किसी चीज को खींच के रखना, ठीक है, बाइंड करके रखना। एक चीज मुझे यहाँ पे बोलो, ये न्यूक्लियस है और उसका चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है, am I right?
ये कोई यहाँ पे रस्सी इसको बाइंड करके रखता है। क्यों घूमता है? क्योंकि किसी चीज़ को मेरा चारों ओर घुमाने के लिए मुझे क्या करना होगा, उसको रस्सी से उसको बांध के मेरा चारों ओर घुमा सकता हूँ। लेकिन यहाँ तो कोई रस्सी नहीं है। अब यहाँ पे ये अगर मान लो सन, और सन की चारों ओर यहाँ पे अर्थ, सो अर्थ ये घूम रहा है, लेकिन क्यों, कैसे, कौन घुमा रहा है? कोई रस्सी है? कोई रस्सी नहीं है। तो कौन सा फोर्स है ये दोनों के बीच? ये दोनों के बीच कौन सा फोर्स है? ये सब हम लोग जानेंगे। तीसरा एक देखो, यहाँ पे ये न्यूक्लियस इतना छोटा है, 10 to the power -15 मीटर है उसका रेडियस, न्यूक्लियस का 10 to the power -15। तो यहाँ पे इस 10 to the power -15, यहाँ पे देखो इतना छोटा जगह पे इतना ज्यादा प्लास कैसे रह सकता है? एक प्लास दूसरे प्लास को रिपेल करता है। यहाँ पे हम लोग कूलॉम्स लॉ फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे इतना छोटा जगह पे इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को कौन एक्युमुलेट करके रख रहा है? बाहर से कोई, यहाँ पे कोई फोर्स लगना चाहिए उसको, और ये फोर्स बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे जो फोर्स बाहर से लगता है, जो उसको एक्युमुलेट करके रखता है एक दूसरे के बीच, न्यूक्लियॉन्स को, न्यूक्लियॉन्स मतलब आपका प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन दोनों को एक साथ मिला के हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। तो अभी जाहिर सा बात है, इतना छोटा जगह पे वो कौन एक्युमुलेट करके, कैसे एक्युमुलेट होके रहता है? जो एक्युमुलेट करके रहता है उसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जो घुमा के रखता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे सन को जो बाइंड करके रखता है, उसके चारों ओर घुमाता है ना, उसका फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली न्यूक्लियर फोर्स देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स देखा, और एक फोर्स है जो बीटा डीके रेडियो एक्टिविटी में काम में आता है। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? सिंपल सा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। मैं मार्केट पे गया और मैंने जो मेरा बैग था वो कैरी बैग में बहुत ज़्यादा सामान ले लिया। कम सामान लेंगे तो क्या होगा? बैग टूटेगा नहीं, कैरी बैग टूटेगा, पॉलीथीन का जो है नहीं टूटेगा। लेकिन मैंने क्या किया, और ज़्यादा सामान घुसा दिया, तो एक टाइम क्या होगा, वो खुद ब खुद टूट जाएगा। उसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। सिमिलरली जैसे न्यूक्लियस के अंदर अगर उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक ब्रेक हो सकता है, और उसी का नाम होता है रेडियो एक्टिविटी। RADIOACTIVITY, रेडियो एक्टिविटी। उसी का नाम क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी। So it is the phenomenon by virtue of which the nucleus automatically breaks. क्या बोला? रेडियोएक्टिविटी। It is the phenomenon by virtue of which the nucleus automatically break and gives some radiation like alpha ray, beta ray, gamma ray. These are the rays. इस रे का इसका चार्ज कितना होगा ये हम लोग और एक चैप्टर में रेडियोएक्टिविटी को सेकेंड ईयर में आराम से पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट थोड़ा एक आइडिया मैंने दिया। तो ये बीटा डीके के टाइम में जो लगता है, बीटा डीके में, इस बीटा डीके में जो लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं, जो काम कहाँ लगता है? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, NEUTRINO। न्यूट्रिनो क्या होता है? न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन का जैसे चार्ज ऑलमोस्ट जीरो बार उसका एक स्पिन होता है। एक अभी यह समझ सकते हो कि न्यूक्लियस के अंदर पहले हम लोग जानते थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत सारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं, क्वार्क, लेप्टॉन, वेरियन। तो यहाँ पे ये सब डिटेल्स हम लोग मास्टर डिग्री में पढ़ते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स बोल के पूरा एक बुक से एक सेमिस्टर में पढ़ाते हैं, हम लोग वहाँ देखेंगे। अभी यहाँ पे जस्ट याद रखना होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन है उसी तरह उसका
न्यूट्रिनो भी एक मासलेस पार्टिकल्स है और इसका स्पीड हाफ है। तो यहाँ पे न्यूट्रिनो के बारे में मासलेस मींस मास इज क्लोज टू द इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो को इंटरेक्शन करने के टाइम में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो देखो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली 4 तरह का बाइंडिंग फोर्स का बारे में पढ़े हैं। एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा है जो चार्ज पार्टिकल के बीच होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ELECTRO इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, MEG इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो उसके बीच में जो फोर्स, चार्ज पार्टिकल मतलब एक प्लस चार्ज और एक दूसरा प्लस, दोनों के बीच जो रिपल्सिव फोर्स होगा उसको बोलेंगे है हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक, रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स, यस, और तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स जो बहुत कम यूज में आता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो को इंटरेक्शन के टाइम में जो फोर्स है ड्यूरिंग बीटा डीके इज नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो ये 4 तरह का फोर्स को कंपैरेटिव स्टडी अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो फोर्स मतलब खींच के रखना, बाइंड करके रखना, समझ में आया? हाँ, अभी यहाँ पे